अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप तकरीबन कह लो तो 1/4 आप लोगों के सिलेबस में कवर हो रहा है। तो इस पे 3-4 क्लासेस तो हो ही जाएंगी इसको कवर करते करते। अच्छा, तो ये हम FIP से पढ़ रहे हैं और मैं साथ साथ आप लोगों को ना समझाता जा रहा हूँ बुक के जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं। द लाइट माइक्रोस्कोप इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड एसेंशियल इक्विपमेंट यूज्ड इन एनी लेबॉर्ट्री। जो बात है, इट इज़ यूज फॉर विजुलाइजिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक सेल्स, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ओवासिस्ट एंड क्रिस्टल्स। तो ये ज़्यादातर जो सारी चीज़ों के नाम लिखे हैं ये माइक्रो में होते हैं और स्टूल DR और यूरिन DR के अंदर देखे जाते हैं। बाकी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्या उसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी और मॉलिक्यूलर के अंदर भी है। मॉलिक्यूलर के अंदर वो साइटोजेनेटिक्स जो मतलब फिश फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन वाला टेक्निक करते हैं, वो जीन्स की डिटेक्शन के लिए उसमें भी करते हैं। और प्लस ये कि पूरी हिस्टोपैथोलॉजी की जो माइक्रोस्कोपी होती है HN स्टेन PAS PSD वगैरह की, उसके लिए भी माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। अच्छा, क्रिस्टल्स वैसे यूरिन DR में नज़र आ जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाले बिना क्रिस्टल्स को देखने के लिए कि कौन से वाले हैं, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट स्पेशल केमिस्ट्री वाले भी माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, हेमाटोलॉजी में भी यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पेरिफेरल फिल्म देखी जा रही होती हैं। अच्छा, इट comprises a series of lenses which magnify and illuminated small object several times to make it recognizable with the naked eye and to study its details। हाँ सही है, सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब एक नोज़ पीस में वो जो क्या उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव का लेंस लगा हुआ होगा, और एक आई पीस में वो लेंस, तो वो एक सीरीज लेंस होगी। फिर आगे इनकी वो कलर करेक्शन के लिए और एब्रेशन वगैरह जितनी भी थोड़े आर्टिफैक्ट्स वो राउंड इमेज या उभरे हुए इमेज पैदा होते हैं उनको सेट करने के लिए थोड़े और भी बीच में लेंस लगे होते हैं। फिर वो क्या उसको कहते हैं डायफ्राम के अंदर भी लेंस लगा हुआ होता है। तो इस तरह सीरीज ऑफ लेंस इसने ये वर्ड यूज़ किया। सच ए माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोपी। तो कंपाउंड इसलिए क्योंकि इसमें ये सारे आई पीस सारा कुछ लगा हुआ है, और क्या उसको कहते हैं दोनों आँखों से देखा जा सकता है। अच्छा, एडजस्टमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप इल्यूमिनेशन एंड ऑप्टिकल सिस्टम फॉर ऑप्टिमम कंट्रास्ट एंड रेजोल्यूशन इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेट रिकग्निशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड एंड स्टडिंग इट्स डिटेल्स। अच्छा, ये एक ना आखिर में इस चीज़ के बारे में फुल डिटेल से दिया हुआ है। ये जो सेंटेंस यहाँ उन्होंने हमें लिख दिया है, तो इसकी यहाँ थोड़ा समझ आना मुश्किल है। वो कहता है कि ना प्रॉपरली इमेज को सही से देखना और उसके अंदर पूरी सेल्स की या वो जो भी पार्ट चीज़ देख रहे हैं उसकी डिटेल्स को देखना तभी मुमकिन है जब इल्यूमिनेशन और ऑप्टिकल सिस्टम जो है ना वो पूरा एक तो इन लाइन सेट हुआ है, मतलब उसका पाथवे भी सेट है, और प्रॉपर उसकी जो इल्यूमिनेशन है और उसकी कंट्रास्ट है वो सब सेट की हुई है। और रेजोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है, मतलब कौन से लेंस और किस पावर के यूज़ किए गए इन चीज़ों पे। तो ओवरऑल इसमें यह है कि करेक्ट पाथ ऑफ लाइट के वो कोई सी भी चीज़ ना उस पाथवे से ना आउट ना हुई हो। फिर ये है कि रेजोल्यूशन कौन से लेंस यूज़ किए गए हैं मैग्नीफिकेशन के लिए, उसकी रेजोल्यूशन कौन सी है, और फिर वो जो लाइट यूज़ हुई है उसकी इंटेंसिटी वो उससे कंट्रास्ट जो पैदा होता है उसको कंट्रोल करोगे तभी जाके अच्छे से इमेजेस नज़र आएंगे। अच्छा, the capabilities of a light microscope can only be best utilized if the laboratory technologist or pathologist fully understand the basic principles of image formation। अच्छा, वो कहता है कि ना किसी भी माइक्रोस्कोप के जो उसके मतलब फ़वाइद होते हैं वो तभी अच्छे से यूज़ हो सकते हैं जब एक टेक्नोलॉजिस्ट को या जो पैथोलॉजिस्ट है उसको उसके कुछ प्रिंसिपल माइक्रोस्कोप के पता होने चाहिए। मतलब इमेज कैसे बनता है, मतलब वो जो फिज़िक्स के कवानीन है, फोकल लेंथ
और उसका रेडियस, ये सारा कुछ, और कॉन्वेक्स लेंस, ये सारा कुछ वो पता होना चाहिए। और फिर माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स का सारा डिटेल उसे मालूम हो कि क्या चीज़, मतलब डायफ्राम किस लिए यूज़ होता है, लाइट सोर्स का वो डिफरेंट फ़िल्टर उसमें कैसे यूज़ होते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में। और सिर्फ यही है कि सिंपल वाली कंपाउंड माइक्रोस्कोपी नहीं, इसमें तो फिर कितनी ढेर सारी माइक्रोस्कोप्स आ जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक। अच्छा, फिर और उसके ना फंक्शंस का भी पता होना चाहिए। वेदर ए लाइट माइक्रोस्कोप इज़ मोनोकुलर having one eyepiece or binocular having two eyepiece or multi-head, the basic components remain the same। अच्छा, वो कहता है ये ना कि एक वो ऑब्जेक्टिव जो पहले मैग्नीफाई करता है, फिर आई पीस जो उसको मज़ीद उससे मल्टीप्लाई करके उसकी मैग्नीफिकेशन को बढ़ा देता है वो ऑब्जेक्टिव वाले लेंस की। फिर उसके नीचे जो लगा हुआ होता है डायफ्राम, ये कहता है सारे तकरीबन प्रिंसिपल और ये लेआउट जो होता है पूरी स्कीम ये सेम ही रहती है, बस ऊपर कितने आई पीस हैं एक आंख से देखा जा सकता है तो बाइनोकुलर है, अगर उसके ऊपर दो आई पीस दिए हुए हैं तो वो बाइनोकुलर है, और अगर वो एक बंदे से ज़्यादा के देखने के लिए पूरा वो एक सिस्टम लगा हुआ है कि मतलब एक बंदा नीचे माइक्रोस्कोप में वो हिला रहा है और समझा रहा है कि ये देखते जाएं, और साथ में जो ट्रेनी है वो सारे अपने अपने बाय वो आई पीस से देख रहे हैं इमेज को, तो उसको मल्टी हेड कहते हैं। ये अक्सर हिस्टो डिपार्टमेंट के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ जो पैथोलॉजिस्ट ट्रेन हो रहा होता है वो हो ही सारा माइक्रोस्कोपी करने के लिए रहा होता है, क्योंकि बाकी टेक्निक्स तो टेक्नोलॉजिस्ट ने परफॉर्म करनी, उसने तो जस्ट रिपोर्टिंग करनी है ना, तो ये वहाँ होता है। या फिर रिसर्च में ये चीज़ यूज़ होती है, मल्टी हेड वगैरह पढ़ने के लिए होता है। अच्छा, फिर वो कहता है कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक माइक्रोस्कोप के, जो मेन बड़े बड़े मेजर से पार्ट्स हैं, वो है फुट पीस होता है नीचे वाला हिस्सा जिसके ऊपर वो माइक्रोस्कोप धरी हुई होती है, फिर एक बॉडी होता है जिसके साथ सारे वो मेन कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, और एक ऊपर आई पीस होता है जो आँखों से देखने के लिए हेल्प करता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि ना हर एक इस मेन कंपोनेंट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं और क्या रोल है इसका। फुट पीस इट्स फॉर्म द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप, वो भारी वाली बेस, ताकि वो फर्मली और अपवर्ड पोजीशन में माइक्रोस्कोप खड़ी रहे बेंच के ऊपर। एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द बॉडी एंड आई पीसेस, सारे मतलब बाकी के पार्ट्स को स्टेबिलिटी और वो एक क्या उसको कहते हैं सहारा देती है। द लाइट सोर्स विद और विदाउट इट्स कंट्रोल्स इज यूजुअली इनकॉर्पोरेटेड इन द बेस, हर जगह नहीं, कहीं कहीं आई पीस की बैक साइड के ऊपर भी वो लाइट सोर्स लगा होता है, वो स्पेशल माइक्रोस्कोप्स होती हैं फ्लोरेसेंस जैसे माइक्रोस्कोप। लेकिन वो कहता है जो एक नॉर्मल सी एवरेज सी माइक्रोस्कोप्स ना ज़्यादातर यूज़ होने वाली, उसमें जो लाइट सोर्स जहाँ से लाइट पैदा होती है ना, वो अक्सर इस फुट पीस में दिया हुआ होता है। वहाँ पे नीचे बल्ब लगा होता है, उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करने के लिए भी सारी नोब्स बटन वो वहीं लगे हुए होते हैं। अच्छा, फिर वो जो हम लोग मैट्रिक वगैरह में देखते हैं आए वो मिरर वाली, तो वो भी नीचे ही लगा हुआ होता है। अच्छा, इन सम ओल्ड और फील्ड माइक्रोस्कोप ए मिरर इज प्रोवाइडेड इन प्लेस ऑफ लाइट सोर्स, तो ये हम लोग उस मिरर की कुछ इस तरह करते थे कि वो खिड़की खोल के उसके सामने, और फिर वो लाइट का अक्स उस स्पेसिमेन पे लगाता था और फिर हम इस तरह देख पाते थे। अच्छा, दिस अलोज द यूज ऑफ नेचुरल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। वन साइड ऑफ द मिरर इज कॉन्केव एज इज used when more intense light is required to illuminate a small field। वो कहता है कि ना ये जो वो नीचे मिरर लगा हुआ होता था ना, उसकी दोनों साइडें वर्क कर रही होती थी, लेकिन एक जो थी वो कॉनकेव थी और एक कॉन्वेक्स थी। मतलब उसके ऊपर जब लाइट पड़नी तो कॉनकेव ने उस लाइट को फैला के स्लाइड की तरफ भेजना है, तो वो पूरी की पूरी स्लाइड फील्ड जो है ना रोशन हो जाएगी। और अगर किसी जगह इंटेंस लाइट चाहिए होती थी तो वो कॉन्वेक्स वाला यूज़ करते थे, वो उसके ऊपर लाइट पड़ती थी तो वो पूरी लाइट की कोन फोकस करके स्पेसिमेन की किसी ख़ास जगह पे छोड़ता था। मतलब ये उस वक्त
डिपेंड करता है आपको पूरी फील्ड को इल्यूमिनेट करना है या इंटेंस लाइट चाहिए होती थी, तो उसकी साइडें बदल के कॉनकेव और कॉन्वेक्स फिजिक्स का याद करें तो उस हिसाब से दोनों साइडें उसकी होती थी। द अदर साइड ऑफ द मिरर इज़ कॉन्वेक्स इज यूज व्हेन लेस इंटेंस। ओ मैंने उल्टा बता दिया, चलो कोई बात नहीं है भाई। कॉन्वेक्स जो है वो जब कहता है कि ना कम लाइट चाहिए होती थी ना तो वो थोड़ा डिफ्यूज़ करके फैला देती थी, लेकिन ये है कि भेजती वो स्लाइड के ऊपर ही लाइट थी, वो वाली साइड मिरर की। और जो कॉनकेव है वो क्या करती थी कि ना सारा उसको मर्ज करके एक कोन की फॉर्म में एक जगह पे वो फोकस करवाती थी इंटेंस लाइट जब चाहिए होती है तो। अच्छा, फिर है बॉडी। द बॉडी ऑफ द माइक्रोस्कोप इज़ माउंटेड ऑन द फुट पीस। ये फुट पीस के ऊपर मौजूद होती है। इट होल्ड्स अ सब स्टेज कंडेंसर। इसके इसमें क्या मौजूद होता है, बॉडी के अंदर एक कंडेंसर लगा हुआ होता है। कंडेंसर वो भी लाइट को फोकस ही कर रहा होता है, उसकी इंटेंसिटी को भी, और उसको फर्दर आगे वो वहाँ स्लाइड के ऊपर लगा रहा होता है। लेकिन वो मौजूद कहाँ होता है, वो जो स्टेज होता है उसके नीचे। स्टेज वो जगह होती है जहाँ ऊपर ना हम लोग माइक्रोस्कोप की स्लाइड को रखते हैं। अच्छा, सब स्टेज कंडेंसर इज कंपोज्ड ऑफ ए सिस्टम ऑफ लेंसेज एंड डायाफ्राम। अब जो कंडेंसर होता है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो लेंस होता है, वो लाइट को फोकस करने के लिए कोन बना के वो बारीक सी स्लाइड के ऊपर डालने के लिए। दूसरा इसके ऊपर डायफ्राम होता है, मतलब वो जिस तरह क्या उसको कहते हैं आँखें नहीं है, तो जब लेस लाइट होती है तो अगर हम किसी की आंखों को गौर से देखें तो उसका पेपर काफ़ी डायलेट हुआ होता है। उसका सेंटर का वो जो ब्लैक हिस्सा है ना वो बड़ा हो चुका होता है। लेकिन जब अगर लाइट बहुत तेज़ होगी ना तो वो सुकड़ के ना डॉट स्मॉल रह जाता है। तो यहाँ पे भी ये ना मेटल का बना हुआ होता है, तो वो हम ना उसको एडजस्ट करते हैं ना तो वो तंग होता खुलता है और इस तरह लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है डायफ्राम। अच्छा, फिर बॉडी के अंदर एक स्टेज होता है। स्टेज वही जो सारा वो स्लाइड रखने के लिए और उस मतलब स्पेसिमेन जिस पे ऊपर लगा हुआ है या पैर फिल्म बनी हुई या कोई टिश्यू की सेक्शन लगा हुआ उसकी माइक्रोस्कोपी करने के लिए। और नोज़ पीस एक घूमने वाला एक सिस्टम सा लगा होता है, उसके अंदर वो होल्स से बने होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के क्या उसको बोलते हैं वो ऑब्जेक्टिव लगते हैं। सब स्टेज कंडेंसर इज कंपोज ऑफ सिस्टम ऑफ हो गया। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द साइज ऑफ फील्ड इल्यूमिनेटेड बाय इट आर कंट्रोल्ड बाय मूविंग द कंडेंसर अप एंड डाउन एंड एडजस्टिंग द अपर्चर ऑफ द डायफ्राम। तो वो कहता है कि जब इसके डायफ्राम से हम ना लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करना चाह रहे होते हैं ना, या उसकी फील्ड को छोटा या बड़ा करना चाह रहे होते हैं स्लाइड के ऊपर, तो उसके दो तरीके हैं। तो उसको या तो ऊपर या नीचे सारी उसके ऊपर ये ना नोब दी हुई होती हैं ऊपर नीचे करने के लिए भी, या उसको क्या करते हैं कि ना जो डायफ्राम में लगा हुआ है ना उसका अपर्चर, वो जो मैं पहले बात कर रहा था आँख वाली कहानी में, तो उसका साइज़ वो जो सुराख है उसको ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं। तो इस तरह हम लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना इससे रिलेटेड वीडियो भी शेयर करता हूँ तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। द स्टेज इज़ ए डिवाइस फॉर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जामिनेशन। सही, इट हैज़ ए होल इन द मिडल ओवर विच द ऑब्जेक्टिव इज़ प्लेस। अच्छा, ये जो स्टेज होता है ना माइक्रोस्कोप का, इसके सेंटर में हमेशा ना एक होल होता है। वो वही तो जगह होती है ना जहाँ से लाइट ने पास होना होता है, और बिल्कुल उसके ऊपर स्लाइड रखी हुई होती है। अच्छा, फिर एग्जैक्टली अंडरनीथ द होल इज़ द सब स्टेज कंडेंसर। अब वो जो पीछे कंडेंसर की कहानी में बता रहा था ना, वो उस होल के बिल्कुल नीचे सेंटर में किया हुआ होता है। वो पाथवे से ना दाएं बाएं या आगे या पीछे नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल सेंटर में किया हुआ होता है। और उसको सेंटर में करने का एक पूरी स्कीम है, और वो एक साइंटिस्ट ने बताई थी। तो वो आज तक उस स्कीम या उस प्रोसीजर का नाम उस साइंटिस्ट पे कर दिया गया। वो माइक्रोस्कोप
हिलाते जब कभी हिल जाए, नहीं इंस्टॉल करनी हो तो हमेशा वो वाला प्रोसीजर किया करते हैं, फिर जाके माइक्रोस्कोप प्रॉपरली वर्क करती है। अच्छा, द स्टेज में बी ए फिक्स स्टेज विद क्लिप्स टू होल्ड द ऑब्जेक्ट इन प्लेस। अच्छा, फिर स्टेज के भी दो टाइप्स हैं। एक होता है कि स्टेज फिक्स है, उसके ऊपर ना दो क्लिप लगे हुए होंगे, वो क्लिप हम आगे पीछे मूव करेंगे ना तो उससे क्या होता है कि स्पेसिमेन या स्लाइड मूव करती है। अच्छा, बट इन मोस्ट माइक्रोस्कोप इट इज़ प्रोवाइडेड विद द मैकेनिकल डिवाइस टू मूव द ऑब्जेक्ट इन बोथ प्लेन्स, मैकेनिकल स्टेज। अब उसमें क्या होता है कि आपने ना वो ऊपर स्लाइड लगा दी तो तकरीबन ये मेरा ख्याल है राइट साइड पे इसकी नोब बनी हुई होती है इस तरह के स्टेज की। वो क्या करता है कि ना वो दाएं बाएं भी स्लाइड को मूव कराता है और आपकी तरफ और आपसे अवे पोजीशन में भी वो डायरेक्शन में भी ना मूव करा रहा होता है। तो मतलब स्टेज जो है एक तो वो मतलब दाएं बाएं 1D, आगे पीछे 2D, और फिर वो नीचे ऊपर भी होता है स्टेज। तो तीनों 3D डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। अब स्टेज इस तरह आने लगे हैं। फिर द डिवाइस इज मार्क्ड ऑन बोथ एक्सिस फॉर नोटिंग द ग्रिड। अच्छा, फिर उसके ऊपर ना वो स्केल भी बना हुआ होता है। वो स्केल जब देखते हो ना, मतलब अगर एक कोई चीज़ थी आपने फोकस की और वो आप स्केल बना हुआ होता है, उसके ऊपर देख लेते हो कि किस जगह वो पोजीशन पे आया हुआ था स्लाइड में सेट। अब अगर वो स्लाइड आप उतार देते हो, फिर कोई आ गया कहता है कि मुझे तो वो चीज़ फिर जाड़िया दिखाना जो आज इस सैंपल में आया था, तो आप पास स्लाइड रखो और उस स्केल पे फ़ौरन वहाँ लगा दो तो ऑटोमेटिकली वही जगह ऑब्जेक्टिव के नीचे आ जाएगी और आप उस चीज़ को देख सकोगे। तो मतलब जो आजकल के स्टेज आ रहे हैं उनके अंदर ये पूरा स्केल 3D मूवमेंट सारे सिस्टम मौजूद होते हैं। फिर नोज पीस इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी विच होल्ड द ऑब्जेक्टिव। इसमें वो डिफरेंट मैग्नीफिकेशन वाले लेंस लगे होते हैं जिनको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप इट comprises ए रिवॉल्विंग डिवाइस टू विच होल्ड 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीफिकेशन, जैसे कि 4x 10x 40x 100x लगे हुए होते हैं। अच्छा, द डिवाइस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव ओवर द ऑब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन। तो जब आपने ना ये जो नोज़ पीस होता है ना, ये घूमता है, क्योंकि जब आपने कोई सी भी पावर का लेंस यूज़ करना, ये घूमेगा और उस वाले लेंस को स्लाइड के ऊपर ले आएगा। अच्छा, एन ऑब्जेक्टिव कंप्राइजेज ए सिस्टम ऑफ लेंसेज विच मैग्नीफाई द इमेज सेवरल टाइम्स। मतलब वो एक इमेज एक्चुअल है, अगर 100 वाला ऑब्जेक्टिव हम यूज़ कर लेंगे घुमा के नोज़ पीस को, तो वो उस वाले इमेज की पिक्चर को 100 टाइम्स मैग्नीफाई कर देगा। अच्छा, फिर ईच ऑब्जेक्टिव इज़ मार्क्ड विद द कलर लाइन विच इंडिकेट्स इस मैग्नीफिकेशन। तो अब ये आप लोगों ने पहले शायद कभी नोट ना किया हो, वो इस तरह मुझे पता है कि आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो शायद अक्सर ने लैब भी नहीं देखी होगी, और अगर लैब देखी भी है तो मैंने तो खुद अभी मुझे पता चला कि ये कलर कोडिंग किस लिए होती है। तो कलर कोडिंग ना यूनिवर्सल है, जिस तरह क्या उसको बोलते हैं वैक्यूटेनर है ना, तो वो जिस कलर का वैक्यूटेनर होता है ना, वो होता है कि किस सैंपल के लिए यूज़ होगा और उसमें एंटी कोगुलेंट कौन सा है। इसी तरह ना माइक्रोस्कोप के लिए भी ना ये कुछ कलर रख दिए गए हैं कि 10x के लिए ये कलर, तो 4x के लिए, 100x के लिए ये, तो वो मैग्नीफिकेशन को शो करते हैं कि वो कितना पावरफुल, क्या उसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव है। द मैग्नीफिकेशन इज़ आल्सो engraved ऑन द ऑब्जेक्टिव इन न्यूमेरिक अलॉन्ग विद अदर इंफॉर्मेशन। फिर ना सिर्फ ये कलर पट्टी उस ऑब्जेक्टिव की बैरल पे लगी हुई होती है, बल्कि क्या है कि ना वो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, हाँ, फिर उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो कितनी पावर का है वो भी उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। फिर उसके ऊपर ना कवर स्लिप अगर यूज़ होनी है, ऑयल 40x का वो है या 10x या 4x है, तो उसकी वो थिकनेस भी लिखी हुई होती है कि ये वाली थिकनेस यूज़ करेंगे तो ये वाले पैरामीटर
इस्तेमाल होंगे। मतलब ये नीचे लिखा हुआ है कि प्लेन, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव पे लिखे होते हैं। प्लेन मतलब इसके ऊपर ऑयल यूज़ नहीं होगा। और अगर ऑयल इमर्जन वाला होता है जैसे 100x, तो यहाँ लिखा होता ऑयल। तो ये बाकी 4, 10, 40 सब पे इस वर्ड प्लेन लिखा हुआ होगा। फिर 40, इसकी भी मैग्नीफिकेशन कितनी है 40, मतलब ये एक्चुअल इमेज को 40 टाइम्स बढ़ा के दिखाएगा। फिर इसका आगे लिखा हुआ है 0.65। ये 0.65 का मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्टिव की ट्यूब है वो बाहर निकल भी जाती है। अगर आप उसको घुमाओगे ना तो उस वो उसकी जो लेंथ है ये वो लिखी हुई है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, जितनी थोड़ी पावर का लेंस होगा वो डला हुआ होगा जिस ऑब्जेक्टिव में, उसकी उसकी ट्यूब की हमेशा डिस्टेंस और छोटी होगी। जैसे अगर आप लोग देखो ना, नोज़ पीस में जितने भी लेंस लगे हुए होते हैं, 4x सबसे कम छोटा सा होता है। अच्छा, फिर 10x वो उससे बड़ा, 40x उससे काफ़ी बड़ा, और 100x काफ़ी बड़ा होता है। तो ये क्या उसको कहते हैं, ट्यूब की जो लेंथ है ना ये वो लिखी हुई है। फिर हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना मैं ये अपर्चर है, उसका मतलब ना साइज़। अब ये देखो, जैसे आजकल कैमराज आ रहे हैं ना, उनकी पावर भी लिखी हुई होती है कि ना 25 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल है, 40 मेगापिक्सल है मोबाइलों का, लेकिन साथ में अपर्चर भी लिखा हुआ होता है। तो वही वाला ये अपर्चर के वो कितनी लाइट उसके अंदर आ सकती है। अगर वो थोड़ी जगह का होगा तो वो थोड़ी सी डिस्टेंस का सामने वाली चीज़ का फ़ोटो बनाएगा, और अगर उसका अपर्चर बहुत ज़्यादा होगा तो वो एक बड़े वाले मतलब सामने के एरिया को कवर करेगा, और वो पिक ज़्यादा का एरिया को कवर कर रही होगी, तो अपर्चर ये वाली चीज़ होती है। फिर ये 160 उसकी ट्यूब लेंथ थी, और अगर उसके अंदर कोई कवर स्लिप यूज़ होनी है तो वो 0.17 है। अच्छा, फिर फॉलोइंग आर द कॉमन ऑब्जेक्टिव इंस्टॉल्ड इन एन ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप। अब ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, यूजुअली किसी भी एक नॉर्मल जो यूज़ होने वाली माइक्रोस्कोप है उसमें यूज़ होते हैं, और उनका नाम क्या दिया गया है और उनको कलर कोडिंग क्या दी गई है किस मैग्नीफिकेशन वाले को। जैसे सबसे छोटे वाले को बोलते हैं स्कैनर, और उस पर लिखी हुई होती है पट्टी रेड लाइन का होता है, और उसकी मैग्नीफिकेशन हमेशा 4x होती है। स्कैनर पता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो सेल की फुल डिटेल नज़र आनी नहीं। इसमें तो अगर यूरिन डिया की स्लाइड देखोगे आपको लगेगा कि जैसे बहुत बारीक बारीक डॉट पड़े हुए हैं स्लाइड के ऊपर, वो सारे सेल्स होते हैं। तो अक्सर 4x उस वक्त यूज़ करते हैं जब ना आपने माइक्रोस्कोपी करनी हो, और माइक्रोस्कोपी से पहले वो एरिया तलाश करना हो कि ना कौन सा एरिया अच्छी माइक्रोस्कोपी के लिए बेस्ट रहेगा। तो इसलिए मतलब जस्ट स्कैन करना, तो इसलिए इसको स्कैनर बोलते हैं। फिर लो पावर 10x, 10x पे ना बहुत कम ही यूज़ में आता है। ये ज़्यादातर कास्ट और एपिथेलियल सेल जो यूरिन डीआर में दिखते हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसको लो पावर फील्ड कहते हैं, LPF भी बोलते हैं, और इसकी मैग्नीफिकेशन X10 होती है। फिर है ड्राई हाई पावर, वो होता है 40x का, इसके ऊपर ब्लू लाइन होती है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, मेनली यही यूज़ होता है। तो ये सारे सेल्स का आइडेंटिफाई करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, यूरिन डीआर हो, यूरिन डीआर में तो यूज़ ही यही होता है, क्योंकि कवर स्लिप लगी हुई है। कवर स्लिप तो 100x के साथ यूज़ भी नहीं हो पाती ना। तो फिर इस तरह करके बाकी हेमाटोलॉजी में पूरी की पूरी रिपोर्टिंग करने के लिए यही यूज़ होता है। फिर एंड में ऑयल इमर्जन, ऑयल इमर्जन जो होता है ना, ये X10 मैग्नीफिकेशन है। इसमें क्या है कि ना, ये सबसे हाई पावर फील्ड होता है, इसकी बॉडी ट्यूब की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो अब ये ऑयल इमर्जन, इसमें कवर स्लिप यूज़ नहीं होती, क्योंकि कवर स्लिप अगर यूज़ होगी तो फिर ऑयल वाला वो सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये ऑयल इमर्जन वाले कहलाते हैं। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं। ये यूज़ होते हैं हेमाटोलॉजी में। उसमें क्या होता है कि जब वो डिफरेंशियल कर रहे होते हैं कि कितने, मतलब WBCs आप लोगों ने सुने हुए हैं ना, वो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इजिनोफिल होते हैं।
तो वो देखने के लिए कि कौन से सेल कितने मौजूद हैं, तो उनको देखना पड़ता है, स्ट्रेन करके उनकी शक्ल पहचान के गिनना पड़ता है कि न्यूट्रोफिल इतने, लिम्फो इतने, जीनो इतने और बेजो इतने। तो जब कभी मुझे सारा कुछ 40 पे हो जाता है, अच्छा जब 40 पे कर रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ सेल्स ऐसे आते हैं अजीबो-गरीब एटिपिकल या डिजीज़ वाले कि उनकी ना समझ नहीं आती कि ना वो कौन से वाले सेल्स हैं। तो उस वक्त ना ये 100x यूज़ कर रहे होते हैं, घुमा के लाते हैं, फुल डिटेल दे के फिर से 40 पे चले जाते हैं और आगे अपना काम स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। फिर है आई पीस, बॉडी का काफ़ी डिटेल होगी। आई पीस, द ऑब्जर्वर टू लुक एट द ऑब्जेक्टिव अंडर एग्जामिनेशन यूजेस दिस पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। अच्छा, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऑब्जर्वर खुद देखता है, मतलब हम लोग खुद देखते हैं। बाज़ कैमरास भी इसी जगह में फीड हुए होते हैं कुछ, मतलब आजकल माइक्रोस्कोप्स ऐसी हैं ना कि उनके 2 आई पीस होंगे दोनों आँखों को देखने के लिए। थोड़ा सा पीछे की तरफ ना ऊपर माइक्रोस्कोप में वहाँ एक पोर्ट दी हुई होगी जहाँ पे कैमरा लग सकता हो, चाहे वो कैमरा फ़ोटो खींचता हो साथ ही बटन प्रेस करके, या चाहे वो किसी एलईडी या एलसीडी या कैथोड रे ट्यूब, मतलब वो सीआरटी मॉनिटर के साथ वो अटैच हो। अच्छा, द माइक्रोस्कोप हैविंग 1 eyepiece is called monocular while the microscope with 2 eyepiece is called binocular. The eyepiece consists of a system of lenses that further magnify the image produced by the objective. अच्छा, अब ये जो आई पीस होता है ना, इसकी भी क्या उसको कहते हैं, मैग्नीफिकेशन होती है। तो जितना क्या उसको कहते हैं इमेज ऑब्जेक्टिव से मैग्नीफाई हुआ है, अब इसकी मैग्नीफिकेशन पावर से मल्टीप्लाई होके वो क्या उसको कहते हैं फाइनल इमेज बनेगा। जैसे अगर वो 100 टाइम हो रहा है तो, और ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव था ऑयल इमर्जन वाला लेंस, उसने 100 टाइम इमेज को इंक्रीज़ करके दिखाया, मैग्नीफाई करके दिखाया। और अब अगर आई पीस आप लोगों ने 10x का यूज़ किया तो 10 और 100 मिले 1000 टाइम वो इमेज बड़ा हो के अब आपकी आँख को नज़र आ रहा है। अच्छा, इन बाइनोकुलर microscopes 2 eyepieces are installed in a tube provided with a prism to divert the incident light to both eyepiece equally. अब देखो, लाइट तो एक ही पाथवे में चली जा रही है तो वो तो किसी एक आई पीस को जाएगी, तो अब दूसरे आई पीस को कैसे। और फिर अगर आप लोग देखो तो मतलब एक सीध में ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन जिनके ऊपर 2 ऑब्जेक्ट लगे हुए होते हैं वो माइक्रोस्कोप दोनों ऑब्जेक्टिव उस पूरी सी लाइट सोर्स, फिर डायफ्राम, फिर स्लाइड, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर वो जो ऊपर आई पीस की क्या बॉडी थी उससे वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, वो उसकी सीध में नहीं होते। एक बात होगी। फिर वो जो मल्टी हेड है, मतलब लोग अपनी अपनी चेयर्स पे बैठे हुए हैं काफ़ी दूर दूर, तो वो लाइट सोर्स जो लाइट सोर्स से लाइट निकली, स्लाइड पे पड़ी, उस लाइट से ऑब्जेक्टिव के ऊपर पड़ी, तो वो मतलब आगे इतनों के पास कैसे सबके पास पहुँच रहा, कि वो लाइट तो हमेशा सीधी चलती। तो वो उसका कह रहा है कि उसके अंदर प्रिज्म यूज़ होते हैं जो लाइट को वो डिवाइड करके हर एक की तरफ भेज देते हैं और हर एक को वही इमेज नज़र आने लग जाता है। अच्छा, ये वाली जो पिक है, फिर इसके अंदर एक ख़ास बात और लिखी हुई है कि जो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप होती हैं ना, जिनके ऊपर 2 वो बने हुए होते हैं, क्या उसको कहते हैं, देखने के लिए आँखों के, वो मूव भी होती हैं। वो मूव 2 तरह से होती हैं। एक वो मूव होती हैं कि एक दूसरे से दूर होती हैं, एक दूसरे के करीब होती हैं, मतलब लेफ़्ट राइट साइड के ऊपर वो आप अपनी आँखें रखते हो। अब जैसे कोई किसी की आँखें थोड़ा करीब है एक दूसरे के, तो वो उन दोनों आई पीस को करीब लाएगा। अब अगर वही माइक्रोस्कोप करके हट गया तो दूसरा बंदा आएगा, वो जब देखने लगता है उसको एक आँख से दिखता है सही, दूसरी से नहीं दिखता। जब दूसरी से दिखता तो पहली वाली से सही नहीं दिखता, तो वो ऐसा करेगा कि उन दोनों क्या उसको कहते हैं आई पीस को थोड़ा पकड़ के अलग करेगा, और जब उसकी हर एक आई पीस उनकी हर एक आँख के नीचे आ जाएगा तो तब वो देखने लगेगा। तो ये इसको बोलते हैं इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस। तो ये वहाँ सेट की जा सकती है उसके अंदर।
अच्छा, फिर ये क्या उसको कहते हैं, एक सिंपल सी माइक्रोस्कोप है, तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो, सबसे पहले है वो ओकुलर लेंस है, जिसको आईपीस भी बोलते हैं। ये मोनोकुलर माइक्रोस्कोप, इसके ऊपर दो नहीं है। फिर उसकी ये ट्यूब पूरी इतनी बड़ी। फिर उसके अंदर ये नोज़ पीस है जो जो रोटेट करता है। उसके नीचे ये लेंस लगे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के। तो देख सकते हैं सबकी डिस्टेंस, वो लेंथ एक जैसी नहीं है। फिर हल्का हल्का कलर कोडिंग भी आप लोगों को फील हो रही है। फिर वो बॉडी आर्म है माइक्रोस्कोप का। फिर ये स्टेज है। ये स्टेज जो है ना, ये सिंपल उसके ऊपर ये फिक्स है, ये है। इसके ऊपर वो पूरा सिस्टम नहीं लगा हुआ इसके ऊपर मूव कराने वाला। तो मैं किसी और वीडियो में ढूंढ के आप लोगों को सेंड करता हूँ। अच्छा, उसके ऊपर ये क्लिप्स होते हैं। क्लिप्स क्या करते हैं कि ये स्लाइड को फर्मली पकड़ते हैं। और इस स्टेज के नीचे सब स्टेज ये डायफ्राम लगा हुआ होता है ब्लैक कलर का। ये क्या उसको कहते हैं, जो उसके ऊपर हल्की सी नोब दिख रही है राइट साइड के ऊपर। ये इसको आप ना अपनी तरफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर घुमाते हो ना, तो वो उसकी वो जो सेंटर का होल है वो इंक्रीज इन साइज या डिक्रीज इन साइज होता है इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए। प्लस इसके साथ ही उस दूसरी तरफ ना नोब लगी होती है, उसकी वजह से ना ये नीचे भी हो जाता है ऊपर भी हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, सारी माइक्रोस्कोप जैसे कि क्या ये इससे कंट्रास्ट पैदा होती हैं। अच्छा, मतलब इस तरह होता है कि अगर आप एक ना सेल देख रहे होगे ना, और वो दिख तो रहा है कि सेल है, लेकिन उसके अंदर के इतने स्ट्रक्चर सही से आप लोगों को नहीं नज़र आ रहे, तो आप इस डायफ्राम को थोड़ा सा नीचे करोगे ना, तो वो क्या उसको कहते हैं, अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स आपको ग्रेन्यूल कुछ भी है न्यूक्लियस वगैरह में नज़र आने लग जाएगा एक हद तक। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसको स्लाइड के ऊपर करीब ऊपर करके स्लाइड के नीचे करीब कर दोगे, तो वो क्या होगा कि वो अंदर की डिटेल हट जाएंगी और वो एक वैसे सेल नज़र आने लग जाएगा। तो ये इस तरह कंट्रास्ट पैदा करने के लिए एक ख़ास हद तक सेट किया जाता है अपने हिसाब से। अच्छा, फिर ये लाइट सोर्स नीचे है, उसके ऊपर ये देखो जो नीचे ब्लैक वाला वो फुट पीस है ना, उसके एक बटन लगा हुआ होता है ऑन ऑफ का। फिर एक जैसे रेडियो के चैनल बदला करते थे वैसा बटन होता है, उससे हम इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे वो भी एक हद तक कम कर दिया तो वो भी बंद हो जाया करता है। तो ये हमारा आज की क्लास का इतना ही था।